अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी फार्म हाउस के चंद दिन किस्त नंबर 3 की तरफ। सरमद आगा ने रज़ी की बात मान ली और वापसी की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपना सामान गाड़ी में वापस रखा और मुलाजिम को बुलाकर कहा कि हम वापस जा रहे हैं, अभी तुम हाउस का ख्याल रखना। मुलाजिम ने कहा, जैसे आपकी मर्ज़ी। वैसे शादी कब तक है? सब लोग कब तक पहुंच जाएंगे? समद आगा ने कहा, ये जगह काफ़ी दूर है और हम यहाँ शादी नहीं कर सकते। साबिर पुरस्रार हंसा और कहा, मगर सर, यहाँ तो तैयारियाँ मुकम्मल हैं। क्या मतलब है तुम्हारा तैयारी मुकम्मल है? रज़ी ने चिढ़कर कहा। तो मुलाजिम ने जवाब दिया, मेहमान तो बस पहुंचने वाले हैं और आप वापस जा रहे हैं। रज़ी को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसकी बात को इग्नोर करके सब ने गाड़ी में सामान रखा और वापस जाने के लिए बैठ गए। गाड़ी गेट से बाहर निकली ही थी कि सामने से वही औरत आती दिखाई दी। उसने हाथ में दूध से भरी हुई बाल्टी उठा रखी थी और वो गाड़ी के बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई और सबकी आंखों में गुस्से से देखने लगी और कहा, शादी तो यहीं होगी, और कहका लगाती हाउस के अंदर चली गई। सरमद आगा सबसे ज़्यादा परेशान थे। यहाँ किस तरह पता चला कि हम शादी की नीयत से आए थे? इतना कहना था कि अचानक गाड़ी रुक गई और लाख चाहने के बावजूद गाड़ी दोबारा स्टार्ट ना हो सकी। पेट्रोल भी ख़त्म होने को था। समद आगा ने साबिर को बुलाया और पूछा, ये औरत कौन है जो अभी अभी अंदर गई? साबिर ने लाइल्मी से कहा, साहब, यहाँ मुलाजमीन के अलावा कोई भी नहीं आता। कई सालों के बाद तो यहाँ की सफाई हुई है। हम कभी कभी अपने घर वालों को ले आते हैं, मगर वो भी चंद दिनों के लिए। अच्छा, ये बताओ, पेट्रोल का क्या किया जाए और कोई गाड़ी मैकेनिक है नज़र में? साबिर ने कहा, मैं अभी फ़ोन करके पेट्रोल का कैन मंगवा देता हूँ। रज़ी यकदम बोला, क्या तुम्हारा फ़ोन यहाँ काम करता है? हम सब के फ़ोन क्यों नहीं काम कर रहे? साबिर ने अपना फ़ोन निकाल कर कहा कि साहब, इससे कॉल कर लें। समद आगा ने जल्दी जल्दी घर का नंबर मिलाया। हिना बेगम ने फ़ोन पर सलाम किया। समद आगा ने कहा कि हम वापस आ रहे हैं आज ही, मगर हिना बेगम हेलो हेलो ही करती रहीं। साथ ही उन्होंने खबर सुना दी कि कल सुबह सब ख़वातीन और बच्चे फार्म हाउस जाने के लिए निकल पड़े हैं और शाम तक पहुंच जाएंगे। हिना बेगम की बात सुनकर सरमद आगा ने फ़ोन पर बात करना चाही तो हिना बेगम यही कहती रहीं, आगा जी सरगोशियाँ मत करें, ऊंचा बोलें, आवाज़ नहीं आ रही। बिलाखिर तंग आकर सरमद आगा ने फ़ोन बंद कर दिया। अब तो वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बच्चे भी शाम तक पहुंच जाएंगे। सरमद आगा ने इंतहाई परेशानी में कहा। गाड़ी को धिक्का लगाकर वापस अंदर लगा दिया गया। मरता क्या न करता, अब चारों ने घर का चप्पा चप्पा देखने की ठान ली। हाउस के दूसरे मुलाजमीन भी सामान लेकर वापस आ गए, जिससे सबको कुछ तसल्ली हुई। मुलाजमीन के साथ तमाम कमरों, लाउंज, वाशरूम, गर्ज चप्पा चप्पा देखा गया। जो कब्रें रज़ी और साद को नज़र आई थीं, वो भी गायब हो गई थीं। साद चलते चलते एक कमरे में घुस गया। यहाँ आकर उसका दिमाग माऊफ हो गया। सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी। वो पागलों की तरह दीवारों को घूरता रहा।
रज़ी भी उसे ढूंढते हुए उधर आ निकला। कमरे में घुसते ही रज़ी का भी यही हाल हो रहा था। रज़ी चारों तरफ घूम घूम कर दीवारों पर घूरता रहा। दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दिमाग को मानो जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। काफ़ी देर बाद समद और सरमद आगा भी उधर आ निकले। उन दोनों का हाल भी रज़ी और साद से मुख्तलिफ नहीं था। सरमद आगा ने सर पकड़ लिया और पास पड़े हुए बेड पर गिर पड़े। कमरे की चारों दीवारों पर ज़रीन की तस्वीरें बचपन से लेकर अब तक की और जितनी सालगिरह उसकी ज़िंदगी में आई, जो उसने अपने घर में मनाई, सब यहाँ लगी हुई थी। हैरत तो इस बात की थी कि ज़रीन के अलावा कोई और उन तस्वीरों में नहीं था सिवाय एक धुंधले साए के। वो तकरीबन हर तस्वीर में दिखाई दे रहा था। सरमद आगा ने समद आगा, रज़ी और साद से कहा, यार कोई तरकीब सोचो कि हम घर वालों को यहाँ आने से रोक सकें। मुझे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। मुझे यूँ लगता है कि मैंने शादी यहाँ करने का फैसला किया नहीं, मुझसे करवाया गया था। मुझे खुद भी महसूस हो रहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं। सब ने एक मर्तबा फिर घर फ़ोन मिलाने की कोशिश की, फिर वही सिग्नल का मसला। साद ने मशवरा दिया कि अब तो तमाम मुलाजिम वापस आ चुके हैं, उनमें से किसी का फ़ोन लेकर बात कर लेते हैं। अब यहाँ के पुराने मुलाजिम को बुलाया गया, उसके फ़ोन से नंबर मिलाया गया। बेगम सलमान ने फ़ोन रिसीव किया तो आवाज़ बुलंद और साफ थी। समद आगा ने खुशी खुशी बात की और साफ अल्फाज में मना किया कि आप लोग फार्म हाउस मत आइए। पूरी बात करने के बाद जब बेगम सलमान का कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने कान से फ़ोन हटाकर देखा तो मुकम्मल डेड हो चुका था। बार बार ऑन करने के बावजूद मोबाइल दोबारा काम करने के काबिल नहीं रहा। मुलाजिम ने पुरस्रार सी मुस्कुराहट में कहा, साहब फ़ोन काफ़ी पुराना है, ख़राब रहता है ज़्यादातर, और मुस्कुराने लगा। रज़ी को उसकी मुस्कुराहट काफ़ी खटकने लगी। रज़ी खामोशी से उठा ताकि दूसरे मुलाजिम से फ़ोन लेकर बात की जाए और दबे कदमों मुलाजिमों के अहाते में घुस गया। रज़ी को अजीब सी बदबू महसूस हुई। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था बदबू तेज़ होती गई। रज़ी ने हाथ दबाकर मुंह पर रख दिए। बदबू करीब एक कमरे से आ रही थी। रज़ी ने कमरे में झांक कर देखा। कमरे में अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मोबाइल की टार्च रोशन की तो कमरे की साइड पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। गौर करने पर रज़ी का दिमाग घूम गया। उसने देखा ये हड्डियां इंसानी जिस्म की थी। करीब कुछ कटे फटे कपड़े जो लाजमी उन तमाम बदनसीबों के थे जिनकी हड्डियां यहाँ पड़ी थीं। रज़ी की आंखें फटी की फटी रह गईं। खौफ की एक सर्द लहर रज़ी की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। सबूत के तौर पर रज़ी ने जल्द 2-4 तस्वीरें खींच लीं और भागता हुआ वापस अपने कमरे में पहुंचा तो वही मुलाजिम उसे देखकर कहका लगाकर हंसा और वापस चला गया। रज़ी ने तमाम माजरा सबको सुनाया और कहा, ताया जी हम मुकम्मल फंस चुके हैं। बजाय इसके कि हम बेमसी की मौत मरें, डट कर मुकाबला करना है और कैसे करना है हमें सोचना पड़ेगा। उसने मोबाइल से खींची हुई तस्वीर सबको दिखाई तो रज़ी की तरह उन चारों की भी सीटी गुम हो गई। उन्होंने देखा
पहली तस्वीर में हड्डियों के ढेर के पास कोई औरत बैठी हुई थी, उसके मुंह में भी हड्डी थी। दूसरी तस्वीर में वो डर कर दीवार के साथ ऐसे चिपकी हुई थी कि उसकी टांगें जमीन से तकरीबन 2 फुट ऊंची थी और उसके मुंह के साथ खून लगा हुआ था। रज़ी ने कहा, अगर मुझे मालूम होता तो मैं शायद उस तरफ का रुख भी नहीं करता, और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि तमाम मुलाजमीन भी इंसानों के रूप में कोई और मखलूक ही हैं। रज़ी की बात से सब ने इत्तफाक किया। साथ के आंसू खौफ व हरास से लगातार निकलना शुरू हो गए। ताया जान, अब हमें बहुत संभल कर चलना होगा, बहुत एहतियात से काम लेकर ही इस मसले का हल निकाला जा सकता है। उन मुलाजमीन को हरगिज़ पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनकी हकीकत जान चुके हैं। बसूरते दीगर हमें शदीद जानी नुकसान का अंदेशा है और मुमकिन है हमारा हाल भी वैसा ही हो जैसा उन लोगों का हुआ है जिनकी हड्डियां हमें अभी मिली हैं। हमें बस खामोशी के साथ यहाँ से निकलने की कोई तरकीब सोचनी है, साद ने मशवरा दिया। जैसे जैसे रात करीब आती गई, सबकी बेचैनी बढ़ने लगी कि सुबह सब लोग आ गए तो कैसे संभाल पाएंगे। इतने में साबिर खाना लेकर पहुंच गया। सब ने साबिर का सर से पैर तक जायज़ा लिया। चारों ने यह भी महसूस किया कि साबिर ज़्यादातर खामोश रहता था। ठंड और दिन भर की थकन से भूख काफ़ी महसूस हो रही थी। खाने में दाल और तंदूर की रोटियां पकी थी। साद ने कहा, यहाँ तंदूर भी है, हैरत है हमें नज़र क्यों नहीं आया। साबिर ने मुस्कुराकर कहा, फार्म हाउस से बाहर निकलकर थोड़ा घूमें फिरें, आपको नज़र आ जाएगा। सबको शदीद भूख महसूस हो रही थी और खाना खाने लगे। रज़ी को खाना खाने के दौरान मुंह में कोई सख्त चीज़ महसूस हुई तो उसने बेध्यानी से उसे मुंह से निकालकर प्लेट की एक साइड पर रख दिया। अचानक समद आगा की नज़र पड़ी तो वो इंसानी हाथ की उंगली की हड्डी थी। ये देखकर उनका सर घूमने लगा, गले का नवाला गले में फंदे की तरह महसूस होने लगा। उन्होंने हड्डी का बागौर जायज़ा लिया और यकदम खाने से हाथ रोककर अबाकियाँ लेने लगे। बाकी तीनों भी समझ चुके थे कि उन्हें इंसानी गोश्त खाने को दिया गया है। समद आगा गुस्से की हालत में खड़े हुए और कहा कि साबिर की खबर लेनी चाहिए, मगर साबिर ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सिंग। उन्होंने साबिर को आवाज़ दी लेकिन वो वापस नहीं आया। चारों एक साथ पुरअज़म इरादे से उठे कि इस तरह सिसक कर नहीं मरना। अगर कल घर वालों ने ना आना होता तो हम पैदल ही घर को निकल जाते। ऊपर से मोबाइल फ़ोन भी काम नहीं कर रहे। चारों साबिर के कमरे की जानिब गए। पूरा फार्म हाउस छान मारा, किसी मुलाजिम का नामो निशान भी नहीं था और ना ही किचन में कुछ पकाने के असरात नज़र आ रहे थे। समद आगा ने मशवरा दिया कि हम चारों इस बात की कानो कान किसी को खबर नहीं होने देंगे, हर वक्त चाको चौबंद रहेंगे और उस कमरे को मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं। शादी के बाद हम यहाँ पुलिस की मदद से सारा मामला चेक करवा लेंगे। बस सब मिलकर दुआ करो यहाँ 4 दिन का क़याम अमन और सुकून से गुजर जाए। पर मुलाजमीन के कमरे में इंसानी हड्डियों का क्या काम। चलो अब सुबह हाउस से बाहर निकलेंगे और आस पास के लोगों से कुछ मदद तलब करेंगे।
मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि वो औरत बहुत देखी भाली थी तो मुझे याद क्यों नहीं आ रही।